Hello everyone. From today we are starting one of the most important laws for any law student which is भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BSA विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट को समझने के लिए ना क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे लीगल सिस्टम का फाउंडेशन बन जाता है। देखो, हम सब लॉज तो पढ़ लेते हैं कि अगर ये ऑफेंस हुआ तो उसकी ये पनिशमेंट होगी, ये एक्ट अप्लाई होगा तो उसका लीगल इफेक्ट ये होगा। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट तो ठीक है, लेकिन आप कोर्ट में गए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि एविडेंस देने का। और बहुत बार ऐसा होता है कि एविडेंस जो आप दे रहे हो कोर्ट उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, नॉट बिकॉज कि वो एविडेंस गलत है, जस्ट बिकॉज के लॉ के हिसाब से वो एविडेंस अलाउड ही नहीं है। यही जगह पर BSA क्लैरिटी देता है कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है, कौन सा एविडेंस रेलिवेंट है, कौन सा कंप्लीटली इनएडमिसिबल है, और कोर्ट किस बेसिस पर किसी बात को प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड या डिसप्रूव्ड मानता है। अब BSA का बेस क्या है? एविडेंस। तो पहले क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट इज़ एन एविडेंस। एविडेंस होता क्या है? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। चलो इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करो A और B एक हॉस्टल में इकट्ठे रहते हैं और A ने B के वॉलेट से रात को 2000 चुरा लिए। B सुबह उठ के उसको बोलता है कि तूने मेरे वॉलेट से पैसे चोरी किए। A उसको डिनाई कर देता है। B उसको बोलता है कि तूने मेरे वॉलेट से पैसे चोरी किए हैं क्योंकि मैंने CCTV की फुटेज चेक करी है, उसमें साफ दिख रहा है कि तूने मेरे वॉलेट में से पैसे चुराए हैं। अब वो जो CCTV की फुटेज है वो क्या बन गई? एविडेंस बन गई, है ना। तो एविडेंस क्या है? एविडेंस है व्हेनेवर किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए आप कोई चीज़ एज अ प्रूफ शो करते हो, उसको बोलते हैं हम एविडेंस। तो हमने पहले ये तो पढ़ लिया कि एविडेंस होता क्या है। अब हम ये देखेंगे कि एविडेंस कहाँ पे दिया जाता है। आपने एविडेंस तो इकट्ठा कर लिया, बट अब अगला क्वेश्चन तो ये उठता है ना कि आप एविडेंस दोगे कहाँ पे। एविडेंस दिया जाता है कोर्ट में, जो कि बिल्कुल बेसिक बात है। कोर्ट में दिया जाता है इन और बिफोर। कहाँ पे? एनी कोर्ट। ये लिखा कहाँ पे हुआ है? ये जो मैंने लाइन बोली है कोर्ट में इन और बिफोर एनी कोर्ट, ये लिखा हुआ है हमारे सेक्शन 1 ऑफ BSA। ये सेक्शन 1 में बिल्कुल क्लियरली मैंशनड है। जो एविडेंस है वो हमारा कोर्ट में दिया जाता है और वो इन एंड बिफोर अ कोर्ट, और वो एनी कोर्ट हो सकती है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन ये उठ जाता है कि एविडेंस तो हमने समझ लिया कि एविडेंस होती क्या है। दूसरा हमने ये समझ लिया कि एविडेंस दिया कहाँ पे जाएगा। तीसरा हमने ये देखना है कि एविडेंस देगा कौन। अब एविडेंस देगा कौन? अब वही वाली एग्जांपल पे फिर से आ जाओ कि A ने B के 2000 चोरी किए और C बोलता है कि आई सॉ A टेक मनी फ्रॉम B's वॉलेट। तो C क्या है? C विटनेस बन गया। C ने अपनी आंखों से ऑफेंस होते हुए देखा। C उसके बाद जाके D को भी बताता है कि तेरे को पता है A ने B के वॉलेट में से पैसे चोरी किए हैं। तो क्या होएगा? इसका इफेक्ट क्या होएगा? C तो एविडेंस दे सकता है बट D दे ही नहीं सकता कोर्ट में एविडेंस, बिकॉज क्या बन गई ये बन गई हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। कई केसेस में वो भी एडमिसिबल है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ एज अ जनरल रूल हियर से एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमने ये तीन चीज़ें तो सीख ली। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो स्टार्ट कब होगा, उसका रोल कहाँ पे शुरू होता है। इंडियन एविडेंस का रोल उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है जब कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। जिस टाइम पे कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हो गया उसी टाइम पे इंडियन एविडेंस एक्ट का रोल स्टार्ट हो जाता है। जब एक फैक्ट कोर्ट में प्रूव या डिसप्रूव होना होता है तो उसी टाइम पे इंडियन एविडेंस एक्ट का रोल शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक ये आ जाता है कि एविडेंस तो हमने देख लिया कि एविडेंस होता क्या है, एविडेंस दे कौन सकता है, जो एविडेंस है वो देना कहाँ पे है, एविडेंस का स्टार्टिंग कब होगी, एविडेंस जो हमारा एक्ट है उसका रोल कब स्टार्ट होगा। बट इससे सबसे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि एविडेंस के टाइप्स कितने हैं, एविडेंस कौन कौन से एविडेंस होते हैं। एक होता है ओरल एविडेंस,
जो हम मुंह से बोल के बताते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया जो हम लिखती रूप में देते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और एक होता है रियल और मटेरियल एविडेंस। रियल एविडेंस वो होता है कि जैसे क्राइम सीन के ऊपर हमने कोई गन रिकवर कर ली, तो वो मटेरियल एविडेंस में आ जाएगा। अभी हमने ये तो देख लिया कि एक ओरल है, एक डॉक्यूमेंट्री और एक रियल एविडेंस है। अब ओरल एविडेंस में भी दो तरह की एविडेंस होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है हियर से। डायरेक्ट होती है कि जो आपने डायरेक्टली किसी को वो चीज़ बोलते हुए सुन ली। हियर से होती है कि जो आपने एक्चुअल में वो चीज़ होते हुए नहीं सुनी, बट आपको किसी ने आके वो चीज़ बता दी कि हाँ ऐसे हुआ था। ओके। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के दो हिस्से बन जाते हैं, एक होता है प्राइमरी एविडेंस और फिर आती है सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस वो आती है कि जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है। और सेकेंडरी वो आ जाते हैं सारे, जैसे कि आप उनकी कोई फ़ोटो कॉपीज़ लेके जा रहे हो, वो सारे आ जाते हैं सेकेंडरी एविडेंस में। अब हमने ये देख लिया कि एविडेंस कितने टाइप्स की होती हैं, कि एक ओरल होती है, एक डॉक्यूमेंट्री होती है, एक रियल होती है। बट हम इसके बाद अब ये देखते हैं कि ये जो एविडेंस है, क्या हर तरह की एविडेंस आप कोर्ट में दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप कोर्ट में सिर्फ वही एविडेंस दे सकते हो जो कि है रेलिवेंट। रेलिवेंसी का कंसेप्ट आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट में। जो हमारा सेक्शन 3 और चैप्टर 2 है, वो डील करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से। कि ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 2, ये बताता है कि क्या कौन सा एविडेंस जो है वो कोर्ट में अलाउड है और क्या कौन सा एविडेंस है वो कोर्ट में नहीं अलाउड है। क्या चीज़ कोर्ट में एडमिसिबल है, क्या चीज़ कोर्ट में नहीं एडमिसिबल है। अब जो हमारा रेलिवेंसी है कि ये चीज़ रेलिवेंट है, ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट क्या होता है कि अगर एक ऑफेंस हुआ तो उसके कुछ रिकवरी हुई, कोई गन रिकवर हो गई, तो वो क्या है, वो जो गन की रिकवरी है वो रेलिवेंट है, कि वो उस केस के साथ कनेक्ट करती है, वो उस केस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। उसको बोलते हैं हम रेलिवेंसी। अब जो रेलिवेंसी होती है वो भी आगे दो पार्ट्स की होती है। एक होती है लॉजिकल रेलिवेंसी और एक होती है लीगल रेलिवेंसी। जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर बीएसए है, वो डील करता है सिर्फ लीगल रेलिवेंसी में। जो लॉजिकल रेलिवेंसी है वो ना तो कोर्ट में एडमिसिबल है, ना ही वो कोर्ट में रेलिवेंट है। लीगल रेलिवेंसी वो है जो हमारे चैप्टर 2 ऑफ बीएसए में बताई गई है कि ये चीज़ें आप कोर्ट में जमा करवा सकते हो। इन चीज़ों को कोर्ट में हम अलाउ करते हैं कि इन चीज़ों का आप एविडेंस दे सकते हो, वो आ गई लीगल रेलिवेंसी। लॉजिकल रेलिवेंसी ये हो गई कि अगर कोई चीज़ आपको लॉजिकल लग रही है, बट वो चीज़ आपके चैप्टर 2 ऑफ बीएसए में नहीं दी हुई। जो चीज़ें चैप्टर 2 ऑफ बीएसए में दी गई हैं उनके अलावा आप किसी भी चीज़ का एविडेंस दे ही नहीं सकते। कोर्ट में वो चीज़ अलाउड ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मे भी कोई चीज़ आपको लग रहा हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है उस चीज़ से, बट अगर वो चैप्टर 2 के अंदर कवर नहीं हो रही तो उस चीज़ को आप एविडेंस दे ही नहीं सकते। इसीलिए जो बीएसए है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट भी था, वो सिर्फ लीगल रेलिवेंसी से डील करता है, वो लॉजिकल रेलिवेंसी से डील ही नहीं करता। अब हमने ये तो देख लिया कि क्या चीज़ रेलिवेंट है, क्या चीज़ रेलिवेंट नहीं है। बेसिक हमारा रूल यही है कि जो चीज़ें लीगली रेलिवेंट हैं वही सिर्फ अलाउड हैं, दूसरा और कुछ भी अलाउड नहीं है। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, वो है प्रिजम्पशंस का। अभी ये चीज़ क्या है, प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन होती है कि अगर कोई फैक्ट है, उसका होना या ना होना, कोर्ट उसको सोच लेता है कि हाँ ये चीज़ हुई होगी। वैसे जनरल रूल क्या है कि जो एक्यूज्ड है वो इनोसेंट है, ये एक जनरल रूल है। और जो ऑफेंस हुआ है उसको प्रूफ करने का जिम्मा किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, ऑपोजिट पार्टी के ऊपर होता है। जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि हाँ तूने ये किया है, उसके ऊपर होता है प्रूफ करना, कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उसके ऊपर कि हाँ इसने ये काम किया है, हमें पता है। बट
कोर्ट पहले से ये असम्पशन लगा के चलती है, प्रिजम्पशन है ये लॉ की कि एन एक्यूज्ड इज़ नॉट गिल्टी अनलेस प्रूव्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रोसिक्यूशन है उसे कोई फैक्ट प्रूव नहीं करना पड़ता इन मैटर्स में। जो कोर्ट है वो ये ऑटोमेटिकली सोच लेती है कि हाँ ये जो प्रोसिक्यूशन बोल रही है ये सही बोल रही है, ये हुआ है। उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो शिफ्ट हो जाता है, वो आ जाता है हमारे डिफेंस के ऊपर कि उन्होंने फिर ये प्रूफ करना होता है कि हाँ ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये हमने नहीं किया, ये हमने बिल्कुल नहीं किया। अब प्रिजम्पशंस कितने टाइप की होती हैं? प्रिजम्पशन होती हैं 3 टाइप्स की। पहली आती है मे प्रिज्यूम्स, फिर आ जाते हैं शैल प्रिज्यूम्स, फिर आपके आ जाते हैं कंक्लूसिव प्रूफ्स। ओके, अब जो तो हमारे मे प्रिज्यूम्स हैं उनमें कोर्ट बाउंड नहीं होता कि उन्होंने ये प्रिजम्पशन लेनी ही लेनी है कि ये जो अपना ऑपोजिट पार्टी बोल रही है ये चीज़ हुई है और जो एक्यूज्ड है उसने ये काम किया ही होगा। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो जो मे प्रिज्यूम्स है उसमें कोर्ट बिल्कुल बाउंड नहीं होता, उनकी डिस्क्रिशन होती है कि उन्होंने ये प्रिजम्पशन लेनी है या नहीं लेनी। ये वाली जो प्रिजम्पशंस होती हैं ये बिल्कुल ही रिबटेबल होती हैं। रिबटेबल का मतलब क्या है? रिबटेबल का मतलब ये है कि अगर कोर्ट ने प्रिजम्पशन ले ली कि एक्यूज ने ये काम किया है तो एक्यूज उसके खिलाफ एविडेंसेस प्रूफ्स दे के अपने आप को निर्दोषित साबित कर सकता है ना? तो उसको बोलते हैं कि उसने वो चीज़ को रिबट कर दिया। अब मे प्रिज्यूम्स में क्या है कि लॉ कोर्ट को फोर्स नहीं करता कि आप ये प्रिजम्पशन लो। इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट वेदर टू टेक दिस प्रिजम्पशन और नॉट। ओके, अब आ जाते हैं शैल प्रिज्यूम्स। शैल प्रिज्यूम्स में क्या होता है? शैल प्रिज्यूम्स में कोर्ट का प्रेरोगेटिव नहीं है, लॉ कोर्ट को बताता है स्पेसिफिकली कि हाँ अगर ये हुआ है तो आपको ये प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि ये चीज़ एक्यूज ने ही करी है। बट इसमें भी क्या है कि ये भी रिबटेबल है ना? अब इसके बाद आ जाते हैं कंक्लूसिव प्रूफ्स। कंक्लूसिव प्रूफ्स एक ऐसी चीज़ है अगर वो लग गया है ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि इट इज़ नॉन रिबटेबल। नॉन रिबटेबल का मतलब क्या है? नॉन रिबटेबल का मतलब ये है कि अगर कोर्ट ने मान लिया कि आपने ये काम किया है तो उस चीज़ से आप मुकर ही नहीं सकते, चाहे एक्चुअल में आपने किया है या नहीं किया। अब ये जो नॉन रिबटेबल है ये क्यों है? ये है पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। जब हम प्रिजम्पशंस के टॉपिक पे आएंगे डोंट वरी, हम इसको पूरी डेप्थ में क्लियर करेंगे। हम मे प्रिज्यूम्स अलग से पढ़ेंगे, शैल प्रिज्यूम्स अलग से पढ़ेंगे और कंक्लूसिव प्रूफ्स अलग से पढ़ेंगे। इसमें आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये हैं क्या और ये क्यों बने हैं। ओके, अभी के लिए सिर्फ हम एक ओवरव्यू, एक ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि हाँ कि लॉ है क्या, एविडेंसेस हैं क्या। अभी एडमिसिबिलिटी की बात चली रही है तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जो है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस का। प्रिविलेज कम्युनिकेशंस क्या होती हैं? प्रिविलेज कम्युनिकेशंस वो होती हैं जो कि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती, जस्ट बिकॉज कि अगर हम उन चीज़ों को कोर्ट में एडमिसिबल कर देंगे तो उससे इनजस्टिस बहुत हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी वकील के पास जाते हो, उसको बोलते हो, अपनी पूरी स्टोरी सुना देते हो कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो कल को तो कोर्ट वकील के ऊपर धक्का करेगी कि हाँ भाई वकील साहब आपको तो इसने सारा कुछ बता दिया तो अब आ जाओ आप कटघरे में, तो हमें सारा कुछ बता दो। ऐसे तो चल गई वकालतें, ऐसे नहीं होता। और या फिर दूसरा केस हम ले लेते हैं कि हस्बैंड और वाइफ की कम्युनिकेशंस। अब सपोज़ करो एक ऑफेंस हुआ और वाइफ को पता है कि हाँ मेरे हस्बैंड ने किया है और कोर्ट वाइफ को कटघरे में ले आती है कि हाँ अंडर ओथ बोलो कि आपके हस्बैंड ने ये काम नहीं किया या किया है। तो वाइफ अगर तो सच सच बोल देती है तो घर पे आके तो उसका डाइवोर्स हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, इन्हीं चीज़ों का हल निकालने के लिए कोर्ट ने कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हैं उनको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में रख दिया है जो कि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, ताकि उनसे किसी को भी इनजस्टिस ना हो। अभी हमने प्रिविलेज कम्युनिकेशंस तो कर लिया। अब इसके बाद आज के लिए हम एक लास्ट टॉपिक करेंगे कि कॉम्पिटेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ विटनेसेस क्या होता है। अभी हमने ये तो देख लिया कि एविडेंस देगा कौन। एविडेंस देगा विटनेस
या फिर एविडेंस वो देगा जिसके साथ वो ऑफेंस हुआ है। अभी हर किसी को तो हम विटनेस बनने को अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज कोई बंदा है, कोई कोर्ट में आके झूठ बोल रहा है, और दूसरा बंदा वो है कि जो एक्चुअली जिसके साथ जो हुआ है वो सच बता रहा है, जिसने एक्चुअल में वो चीज़ होते हुए देखी है। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि कोई बंदा कोर्ट में झूठ तो नहीं बोल रहा, कोई ऐसे ही तो नहीं किसी से पैसे लेके आ गया, कोई किसी के दबाव में तो नहीं अपना कोई बयान दे रहा। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें कॉम्पिटेंसी और रिलायबिलिटी ऑफ विटनेस देखनी पड़ती है। अभी एक कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होता है? कॉम्पिटेंट विटनेस वो होता है जिसको कोर्ट ये समझती है कि ये एविडेंस देने के लिए फिट है आदमी, है ना। तो हमारा टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी क्या होता है? हमारा टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी सिर्फ दो चीज़ों पे होता है। पहली चीज़ ये होती है कि कैन ही अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि जो कोर्ट ने उसको क्वेश्चन पूछा क्या उसको उस चीज़ की समझ भी आ रही है, और अगर उसको समझ आ रही है तो कैन ही गिव अ रेलिवेंट आंसर। तो अगर उसको वो चीज़ एक्चुअल में समझ आ रही है तो क्या उसका वो रेलिवेंट आंसर दे सकता है या नहीं दे सकता। अब दूसरा वर्ड होता है रिलायबल विटनेस, है ना। रिलायबल विटनेस कौन होता है? रिलायबल विटनेस वो होता है जिसको कोर्ट थिंक करती है कि ये बंदा सच बोल रहा है और कोर्ट में कोई झूठी गवाही, झूठी एविडेंस नहीं दे रहा। अभी कुछ केसेस होते हैं कि एक जो विटनेस है वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है उस टाइम पे, बट मे बी वो रिलायबल विटनेस ना हो। कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होता है? कॉम्पिटेंट विटनेस वो होता है कि जिसको कोर्ट थिंक करती है कि ये बंदा फिट है, ये एविडेंस दे सकता है। और रिलायबल विटनेस कौन होता है? रिलायबल विटनेस वो होता है जिसको कोर्ट ये देखती है कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, ये बंदा ट्रुथ बोल रहा है। अब एक बंदा फिट तो हो सकता है, कॉम्पिटेंट तो हो सकता है, उसको एक्चुअल में समझ आ रही है कि क्या मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आंसर देने के लिए भी कॉम्पिटेंट है, बट मे बी वो रिलायबल विटनेस ना हो, वो कोर्ट में झूठ बोल रहा हो। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो रिलायबिलिटी और कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए हमें एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस करनी पड़ती है। एग्जामिनेशन भी तीन तरह की होती है। एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस करनी होती है। एग्जामिनेशन तीन तरह की होती है। एक होती है इन चीफ, जो कि पहली एग्जामिनेशन होती है। दूसरी होती है क्रॉस एग्जामिनेशन। और तीसरी हमारी होती है री एग्जामिनेशन। अब आपने अगर मेरी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉज जो होते हैं वो होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं सब्सटेंटिव लॉज, एक होते हैं प्रोसीजरल लॉज। सब्सटेंटिव लॉज तो वो होते हैं हमारे जो हमें लॉ बताते हैं कि ये लॉ है हमारा, इसको हमने फॉलो करना है, नहीं तो ये सज़ा मिलेगी। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये लॉ है, ये हमने फॉलो करना है, नहीं तो सज़ा मिलेगी, है ना। तो अब ये लॉ है और ये सज़ा मिलेगी, इसको इन्फोर्स कौन करेगा? इसको इन्फोर्स करेंगे प्रोसीजरल लॉज। तो अब जो हम अभी के लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं BSA या इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या है? ये सब्सटेंटिव लॉ है या ये प्रोसीजरल लॉ है? आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है या BSA, ये प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के लेक्चर में करते हैं। कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी सेक्शंस। सो अपने बेयर एक्ट्स आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप अपने पास में रखो और साथ साथ में अंडरलाइनिंग और मार्किंग करें। थैंक यू सो मच जी। यू आर वॉचिंग रियल लॉ सिंप्लीफाइड।
माय नेम इज़ गुरप्रीत एंड मेरा एम यही है कि कॉम्प्लिकेटेड लॉ को क्लैरिफाइड लॉ बनाया जाए.